एपिसोड 4। अद्वैत ने अपने हाथ से टिश्यू उठाया, होठों को हल्का सा साफ किया और कुर्सी पीछे खींचते हुए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर जाने के लिए कदम बढ़ाया, उसे हल्की सी खिंचाव की अनुभूति हुई। उसका सोने का ब्रेसलेट अदिति के दुपट्टे में फंस चुका था। अदिति की हल्की सी चीख निकली। उसका दुपट्टा उसके माथे के बालों से अटका था और खिंचाव से उसके बालों में हल्का सा दर्द हुआ। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा। उसे सिर्फ अदिति के गुलाबी होठ ही नजर आए, लेकिन अद्वैत ने झटके से अपनी चैन निकाली, उसे अदिति की हथेली में रख दिया, जैसे अदिति ने चैन जानबूझकर फंसाई हो। वो बिना कुछ कहे गुस्से से वहाँ चला गया। क्या उसने सोचा कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया? अदिति उसे जाते हुए देखती रही। उसकी मुट्ठी में अद्वैत का ब्रेसलेट कस चुका था। उसने हल्के से दुपट्टे को अलग किया और धीरे से ब्रेसलेट को देखा। क्या ये मेरी तकदीर की कोई डोर है? कुछ देर अदिति अपने कमरे में पहुंची और थकान से वो चूर हो चुकी थी। उसके हाथ और पैरों में हल्की सी जलन थी, क्योंकि पूरे दिन मेहंदी लगी हुई थी। तभी शीतल कमरे में आई। अदिति ने आरामदायक स्लीवलेस कॉटन कुर्ता पहन लिया था, क्योंकि अब उसे मेहंदी साफ करनी थी। तो वो जमीन पर बैठ गई और शीतल ने एक कॉटन के टुकड़े से धीरे धीरे उसकी मेहंदी साफ करनी शुरू कर दी। ओहो, क्या बात है? शीतल मुस्कुराई। देखा, हमारे जीजू को कितना सपोर्ट मिलता है। तुम्हारे ससुर ने तो खुद हुक्म दे दिया कि वे तुम्हें खाना खिलाए, और जीजू ने बिना किसी नानुकुर के खाना भी खिला दिया। अदिति ने जबरदस्ती मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसका दिल भारी था। कैसे बताऊं कि जो दिखता है वो सच नहीं। थोड़ी देर बाद अदिति सो गई, पर उसकी मुट्ठी में अब भी अद्वैत का ब्रेसलेट था। वो उसे बार बार देखती और देखते देखते कब सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह की पहली किरण हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। अदिति की आंख खुली। उसने सबसे पहले अपने हाथों को देखा और हैरान रह गई। उसकी मेहंदी इतनी गहरी आई थी कि जितनी पहले कभी नहीं आई थी। कहते हैं जिसकी मेहंदी गहरी हो, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। उसका दिल धक से रह गया, लेकिन क्या अद्वैत उससे प्यार कर सकता था? सुबह 7 बजे पूरी हवेली हल्दी की तैयारियों में व्यस्त थी। अदिति ने पीले रंग का राजस्थानी लहंगा पहना और फूलों की ज्वेलरी से उसे सजाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत अपने कमरे में गुस्से से कुर्ते के बटन लगा रहा था। उसे कल रात की बातें याद आ रही थी, खासकर जब उसने जबरदस्ती अदिति को खाना खिलाया था। मैंने हमेशा कहा कि मैं अपनी पत्नी की सेवा कभी नहीं करूंगा, और मैं कल खुद उसे खाना खिला रहा था। उसने गुस्से में दांत भींचे और बुदबुदाया, बस एक बार ये शादी हो जाए, मैं इसे ऐसा ढाल दूंगा कि ये खुद मेरी मदद मांगना छोड़ देगी। उसने बालों में हल्का सा जेल लगाया, दाढ़ी ठीक की और कमरे से बाहर आ गया। हल्दी का कार्यक्रम हवेली के आंगन में हुआ। अदिति और अद्वैत के बीच पर्दा डाला गया था, क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे को देखना शुभ नहीं माना जाता था। अद्वैत सोफे पर बैठा था हल्दी की रस्म निभाने के लिए। तभी छन 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 अचानक पायल की कई आवाजें उसकी कानों में पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन हजार आवाजों में से बस एक आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। अदिति की पायल की आवाज। धीरे धीरे वो आवाज करीब आने लगी, और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, अद्वैत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो मुस्कुरा क्यों रहा था। अद्वैत की हल्दी की रस्म शुरू हुई। कुछ महिलाएं उसके हाथ और चेहरे पर हल्दी लगाने लगी। अद्वैत का चेहरा अब भी भावहीन था, लेकिन जब हल्दी अदिति के पास लाई गई, माहौल और गहरा हो गया। उर्मिला देवी ने अदिति का घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया और उसके नाक और गाल पर हल्दी लगाई। बाकी औरतें उसके हाथ और पैरों पर हल्दी लगाने लगी। अद्वैत ने एक नजर अदिति की ओर डाली। उसके पैर हल्के हल्के हिल रहे थे, जिससे उसकी पायल से फिर वही छन छन की आवाज आ रही थी। अद्वैत एकटक उसके खूबसूरत मेहंदी से सजे पैरों को देखता रह गया। दूर खड़ी गुंजन और अस्मिता एक दूसरे को देखकर दांत दिखाने लगी। भाई साहब, अपनी लुगाई को कितनी मोहब्बत से देख रहे हैं, देखो तो। शाम को संगीत का कार्यक्रम था। प्रताप परिवार और मेहमानों को हवेली के पीछे बने अतिथि गृह में ठहराया गया था।
लेकिन सिसोदिया परिवार की लड़कियों को नाचने की इजाजत नहीं थी। अच्छे घर की लड़कियां सबके सामने तमाशा नहीं करती। इसीलिए माहौल को हल्का करने के लिए बंजारन डांसर्स को बुलाए गए थे। पूरा परिवार सोफे पर बैठा था और बीच में बंजारनी नाच रही थी। आदित्य स्टेज पर आया और पूरे जोश में नाचने लगा। गुंजन ने तालियां बजाई और अस्मिता ने जोर से सीटी मारी। अद्विक ने सिर हिला दिया और अद्वैत ने गुस्से से अस्मिता को घूरा। स्टेज पर आदित्य गाने लगा। फिर उसने शीतल की तरफ देखा और सबकी नजरें उस पर टिक गई। शीतल शर्मा गई। तभी आदित्य ने अचानक उसका पल्लू खींच लिया तो सब हंसने लगे और अदिति के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। सबको देखने के बाद अदिति ने अचानक हल्की आवाज में पूछा, हुकुम, आपके एक और भाई है ना? वो नहीं दिख रहे? ये सुनकर अद्वैत की भौहें तन गई। ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, जब घर आओगे तब मिल लेना। अदिति का दिल टूट गया। उसने तो बस एक मासूम सा सवाल पूछा था, लेकिन अद्वैत का जवाब फिर से इतना बेरहम क्यों था? उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। अदिति का मन बुझा हुआ था। संगीत का फंक्शन खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे अपने कमरे में आई और आईने के सामने बैठकर अपनी चूड़ियां निकालने लगी। उसका मन अब भी अद्वैत की बातों से खिन्न था। हुकुम को तो सीधा जवाब भी देना नहीं आता। मैंने तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछा था, उसमें भी ऐसे जवाब दिया जैसे कोई मैंने गुनाह कर दिया हो। उसने गुस्से से आईने में अपनी शक्ल देखी और फिर बुनबुनाई, हर वक्त नाक पर गुस्सा रहता है, अकड़ू कहीं के। फिर अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो अपने पति के खिलाफ ही बड़बड़ा रही थी। उसने खुद को टोका, नहीं, हमारे यहाँ पति परमेश्वर होते हैं, उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोला जा सकता। उसने गहरी सांसें ली और अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। कल सुबह उसकी शादी थी और उसे जल्दी तैयार होना था। वहीं दूसरी ओर अद्वैत भी अपने कमरे में था। उसने गुस्से में अपनी शेरवानी टेबल पर फेंकी और बिस्तर पर बैठ गया। कल की रात और आज का दिन दोनों ही उसे अंदर से परेशान कर रहे थे। वो चाहता था कि ये शादी बस एक रस्म बनकर रह जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार अदिति की ओर ही चला जाता था। और जब अदिति ने उसके भाई के बारे में पूछा था, उसे बहुत अजीब लगा था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा भाई कौन है? उसे इस बारे में जानने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन उसके मन में एक और सवाल था, क्या मुझे उसका किसी और के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा? अद्वैत ने खिड़की से बाहर चांद की ओर देखा और गहरी सांस ली। एक बार शादी हो जाए, फिर सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। ये कहकर वो गुस्से में बत्ती बुझाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद ही नहीं आई। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 5। प्रताप परिवार जैसलमेर में अपनी हवेली चले गए थे। शादी ब्याह का घर था और लड़के वाले अभी लड़की वाले के यहाँ रह नहीं सकते थे।